हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर जा रहा है? कमेंट कीजिएगा। साउंड क्लियर जा। हेलो, साउंड क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेट्स स्टार्ट। कल बताए थे पिछले क्लास में सृजनशीलता और अभिवृद्धि की उपाय बताए थे। ये सारा कुछ बता चुके। कहता है फुर्सत के क्षण निकालना, ये सब बताए थे। नेक्स्ट है विचार मंथन करना। विचार मंथन करना। विचार मंथन करना। विचार मंथन। कहता है क्रिएटिविटी में सृजनशीलता में वृद्धि हेतु विचार मंथन भी करना चाहिए। उद्यमी को बैठे बैठे अपनी और अपने व्यवसाय के किन्हीं काल्पनिक और वास्तविक समस्याओं पर विचार करना चाहिए। अब जैसे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है, भूकंप की समस्याएं हो या आर्थिक समस्याएं हो या किसान की समस्याएं हो, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करना। उद्यमियों को अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु क्या चाहिए? उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त करना आवश्यक है। उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त करना आवश्यक है। जिमेरर और स्कॉरबोरो ने कहा है सृजनशीलता सिद्धांतों की समझ और उपायों के नए एवं नवाचारी विचारों की विकसित करने की क्षमता का चमत्कारी ढंग से विकास किया जा सकता है। कहता है जिमेरर और स्कारबोरो ने कहा है के अनुसार सृजनशीलता सिद्धांतों, समझ एवं उपयोग नए एवं नवाचारी विचारों को विकसित करने का क्षमता का चमत्कारी ढंग से विकास किया जा सकता है। बेहतर कार्य खोजना। कथा उद्यमियों के सृजनशीलता के विकास के लिए बेहतर एवं परंपरागत कार्यविधि से संतुष्ट होने की आदत छोड़नी चाहिए। विकास के लिए वर्तमान एवं परंपरागत मतलब पुरानी क्लासिकल कार्यविधि से संतुष्ट होने की आदत छोड़नी चाहिए। नए नए तरीकों को अपनाना चाहिए। कहता है और वर्तमान और परंपरागत कार्यविधि से संतुष्ट होने की आदत छोड़नी होगी। यह सदैव विचार और प्रयास करना चाहिए कि कार्य की कोई बेहतर कार्यविधि मिल जाए। उन्हें आलोचना का भय से मुक्त होना चाहिए। उन्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए कि नहीं हम गलत करेंगे तो आलोचना होगा। इन आलोचनाओं के भय से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए।
संगठनात्मक सृजनशीलता की वृद्धि के उपाय कौन कौन से हैं, पहले भी बता चुके हैं पॉइंट वाइज। कहता है नए विचारों को प्रोत्साहन, नवीन विचारों का प्रोत्साहन होना चाहिए। आपसी विचार विमर्श, आपसी विचार विमर्श का प्रोत्साहन, उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रोत्साहन, उद्देश्यों की प्राप्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मान्यता एवं सम्मान प्रदान करना होना चाहिए, विविध पृष्ठभूमि का अनुभव होना चाहिए जिनकी नियुक्ति किया जाए, शौक रुचियां क्या क्या है, अनुभवों को व्यक्ति के पृष्ठभूमि के क्या होना चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। सृजनशीलता की आशा रखना चाहिए, असफलता की आशा करना और सहन करने आना चाहिए, उत्सुकता का प्रभाव प्रोत्साहन होना चाहिए। समस्याओं को चुनौतियां मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, समस्याओं को चुनौती मानकर आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हार कर बैठ न जाना चाहिए, चाहे वो एग्जाम हो या कोई उद्योग हो। कहता है संगठन के प्रत्येक सदस्य को समस्या से हार कर बैठने के बजाय समस्या की चुनौती मानना चाहिए और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चुनौतियों को सृजनशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता है प्रशिक्षण ट्रेनिंग संगठन के किसी भी संगठन के सदस्यों को सृजनशीलता में अभिवृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। उन्हें सृजनशीलता पर विकास के लिए व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशालाएं, सभाएं, सम्मेलन आदि में आयोजन करना चाहिए। संसाधन एवं उपकरण की उपलब्ध कराना, संगठन के सदस्यों को सृजनशीलता में वृद्धि करने हेतु उन्हें आवश्यक संसाधन एवं उपकरण भी उपलब्ध कराने चाहिए। संसाधनों में प्रमुख संसाधन है समय संगठन। सबसे पहले समय को क्या रहना चाहिए, संगठित। कहने का अर्थ यह है कि किसी कार्य को करने के लिए एक समय सीमा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। अब कोई एग्जाम ही होता है तो एक डेट फिक्स होता है और उसी टाइम तक आप लोग को तैयारी करना होता है। तो समय संगठित होना चाहिए कि इतना टारगेट होना चाहिए कि इस साल ये कार्य करना है, ऐसा काम करना है, इतना काम पूरा करना है। कहते हैं जिमेरर और स्कारबोरो ने ठीक लिखा है कि उद्यमियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सृजनशीलता को प्रायः कार्य विहीन अंतरालों की आवश्यकता पड़ती है। इसी दौरान कर्मचारियों को दिन में ही सपने देखने के अवसर देना इस प्रक्रिया को सृजनशीलता का महत्वपूर्ण अंग होता है। विचार संकलन करना चाहिए। कहता है विचारों को संकलन मतलब क्या, विचारों को आदान प्रदान, सुझाव पुस्तिका होना चाहिए, संकलन करना चाहिए। अगर अच्छा विचार आए तो उसको लिखकर उसको फॉलो करना चाहिए। अतः सभी सदस्यों को विचारों का संकलन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इसको नहीं करना है, वो हर एक तरीके से हर एक विभाग वाले अपने अपने संकलन सुझाव देंगे। सुझाव पुस्तिका, सुझाव पेटियां आदि की व्यवस्था करके विचारों का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकारी समय समय पर कर्मचारियों से संपर्क करके उनके विचारों का संकलन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, संस्था के सृजनशीलता का वातावरण बना रहेगा। पुरस्कार एवं सम्मान देना, संगठन के सृजनशीलता के लिए जैसे बच्चे को हम लोग पुरस्कार देते हैं, अच्छा करता है तो फर्स्ट आता है तो सेकंड आता है, तो उसी तरह से संगठन में सृजनशीलता के लिए पुरस्कार या सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग सृजनशील विचार प्रस्तुत करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिए। पुरस्कार वित्तीय
और गैर वित्तीय भी हो सकता है, प्रशंसा, प्रमाण पत्र, बोनस, वेतन वृद्धि। पदोन्नति हो सकती है आदि सृजनशीलता के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो जैसे जॉब करने वाले को क्या मिलता है, नए नए अब टीचिंग में ही तो कोई कोर्स करते हैं तो नए प्रमाण पत्र मिलते हैं, या उसे पदोन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, वेतन में वृद्धि हो सकता है, उनकी प्रशंसा की जा सकती है, पेपर में नाम आता है। तो इन चीजों से पुरस्कृत और सम्मान देना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। संगठित एवं सृजनशीलता की अभिवृद्धि को एक प्रमुख उपाय है, अधिकारियों को सृजनशील विचार एवं कार्य करके दिखाना चाहिए। सृजनशीलता सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। इससे संगठन और सृजनशीलता की अभिवृद्धि की वातावरण बना रहेगा। कहता है परिवर्तन हेतु सहमत होना चाहिए। कहता है सृजनशीलता में परिणाम स्वरूप नए विचारों के अनुरूप नए कार्य एवं नए तरीकों का कार्य किए जाने जाते हैं। फलतः संगठन में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। संगठन के सदस्यों को ऐसे परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन के लिए सहमति होनी चाहिए, सबकी सहमति मिलनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सृजनशीलता एवं नवाचार के लाभ क्या क्या है और महत्व क्या है। सृजनशीलता एवं नवाचार के अनेक लाभ हैं। कहता है इनमें प्रमुख ये सब है। कौन कौन है प्रमुख देखिए, अधिक अच्छे उत्पादक, अधिक अच्छे उत्पादन, बेटर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फीचर्स। सृजनशीलता से अधिक अच्छे उत्पादनों का निर्माण संभव है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यमान उत्पादों के गुणों एवं लक्षणों का सुधार किया जा सकता है। उसके गुण, प्रॉपर्टी, अब जैसे उसमें कुछ सुधार करना है अधिक अच्छे उत्पाद के लिए, तो मार्केट से आउटपुट लेंगे, किस तरह का लक्षण है, ऐसे ऐसे हम लोग क्लर्क या मेंबर को हम लोग नियुक्त करेंगे जो कि इन बातों को पता लगाता हो। तो विद्यमान उत्पादों और गुणों का लक्षणों का सुधार किया जा सकता है, बेहतर नए उत्पादों का निर्माण भी किया जा सकता है। लागत में कमी, रिड्यूसिंग रिडक्टिव कॉस्ट। सृजनशीलता और नवाचार के उपयोग से उत्पादन तकनीक, विपणन तकनीक, प्रशासनिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता। फलतः उत्पादन, वितरण और प्रशासनिक लागतों में कमी लाई जा सकती है, जिससे उत्पाद सेवा की लागत में भी कमी आ जाती है, आती है, कमी आती है। प्रतिस्पर्धा में सुधार, क्षमता में। कहता है सृजनशीलता में नवाचार, इनोवेशन जो है, नवाचार वह महत्वपूर्ण साधन है जिसमें उद्यमी अपने संस्था का प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार कर सकता है। यह गुणवत्ता और लक्षणों में सुधार और लागतों में कमी आने से संभव होती है। अब जैसे पूंजी कम लगाए और गुणवत्ता भी अच्छा हो, उसके लक्षण भी अच्छे हो और लाभ होगा। जैसे गुणवत्ता अच्छा कब होगा, जब उसमें लक्षण अच्छे होंगे, सुधार होंगे, लागत कम लगेगी,
तब तो उसको फायदा होगा। तथा उपभोक्ता की संतुष्टि, और ये भी ध्यान रखना है कि नवाचार अपनाने में उत्पादनों के गुणों में विशेषता सुधार होता है, लागतों में कमी आती है, उपभोक्ता के अनुरूप उत्पादनों का निर्माण किया जा सकता है। इन सब के फलस्वरूप उपभोक्ता अधिक संतुष्ट होना चाहिए। ग्राहक की निष्ठा, कस्टमर लॉयल्टी तथा सृजनशीलता व नवाचार के चलते ग्राहक उसी उद्यमी के उत्पाद का क्रय करने लगते हैं तथा स्थायी ग्राहक बन जाते हैं। नहीं देखते हैं कि अगर हम सामान एक के यहाँ से ले रहे हैं तो हमेशा चाहते हैं कि उसी के यहाँ से ले। इतना ही नहीं, वे अन्य लोगों को भी उन्हीं उत्पादनों का क्रय करने का सलाह भी देते हैं। इससे उद्यमी और उत्पादकों के प्रति ग्राहक की निष्ठा बन जाती है और दीर्घकालीन तक उद्यमी के लिए बहुत ही लाभदायी कार्य सिद्ध होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सामान ले रहे हैं तो एक ही के पास लेते हैं। कर्मचारियों की प्रेरणा, कर्मचारियों की प्रेरणा। क्लियर है ना आवाज? सृजनशीलता व नवाचार करने का अपनाने कर्मचारियों के महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं तथा उनके बीच में नवाचार करने पर अपने कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलतः उन्हें भी इनके द्वारा उत्पन्न लाभों की भागीदारी मिलती है। इससे उन पे लाभों की भागीदारी मिलती है, उनका भी शेयर मिलता है। सृजनशीलता व नवाचारी विचारों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको कुछ प्रशंसा करके, पुरस्कार देकर, प्रमोशन देकर कर्मचारियों को सदैव प्रेरित करना भी क्या है? उद्यमी का विकास ही है। उनका विकास भी होता है, कर्मचारियों का भी विकास होता है और उद्यम का भी विकास होते चल जाता है। कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। आवाज क्लियर जा रहा होगा? देखिए नेक्स्ट पेज आते हैं। कहता है संस्था की ख्याति और छवि होनी चाहिए। संस्था की ख्याति और छवि। सृजनशीलता संस्था अच्छे, सस्ते और नए उत्पाद का उपलब्ध कराने के सक्षम होना चाहिए, अतः वह संस्था बाजार में अग्रणी नजर आती है। ऐसी संस्था को ग्राहकों को जनता के बीच अच्छी ख्याति और अच्छी छवि बन जाती है, अच्छी छवि बन जाती है। उद्यमशीलता का विकास पीटर ड्रंकर ने कहा है। इन्होंने कहा, पीटर ड्रंकर ने कहा है, पीटर ड्रंकर ने कहा, नवाचारी उद्यमी महत्वपूर्ण उपकरण एवं साधन है। क्या है? एवं साधन है, उपकरण एवं साधन है। कथा नवाचार उद्यमी का महत्वपूर्ण उपकरण एवं साधन है। सृजनशीलता व नवाचार की प्रवृत्तियां नवाचार प्रवृत्तियां उद्यमियों के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देती है। उद्यमी बाजार एवं उपलब्ध अवसरों को पहचान कर सृजनशीलता नवाचार करते हैं और भविष्य भी में सफलता प्राप्त करते हैं। कथा सृजनशीलता की क्या क्या प्रक्रिया है? विचार आमतौर पर एक सृजनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है, जिससे कल्पनाशील व्यक्ति उनके विचारों में को अंकुरित करता है, उनके विचारों को में भाव आता है। जो भी विचार
उन्हें सफलतापूर्वक उन्हें विकसित करने के लिए वो क्या करते हैं, विकसित करते हैं। सृजनशीलता प्रक्रिया का चरण जो है निम्नलिखित है। अधिकांश सामाजिक वैज्ञानिक सृजनशीलता के निम्न 5 चरणों पर सहमत होते हैं। सबसे पहले है विचार अंकुरण। सबसे पहले उनके मन में क्या आता है, विचार। मन मस्तिष्क में क्या आता है, विचार। विचार अंकुरित होता है। कहता ये हमेशा नहीं आता है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है जीवन में एक बार आए, तो इसीलिए कहा जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए। आइडिया जर्मिनेशन। उसके बाद आता है विचार चिंतन। विचार चिंतन 5 पार्ट में बांटा गया। उद उब दवन, प्रदीपन, प्रदीपन, और उसके बाद क्या है, सत्यापन। अब एक एक कर इसको डिस्कस करेंगे। कहता है कि हर चरण में रचनात्मक व्यक्ति अनुकूरण से सत्यापन चरण के लिए एक विचार को स्थानांतरित, मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होते जाता है, अलग अलग व्यवहार करता है। तो ये 5 विचार है, हो सकता है आ सकता है सजाने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं विचार अंकुरण, उसके नीचे एरो देंगे विचार चिंतन, उब धवन दवन, प्रदीपन, और उसके बाद लास्ट में क्या है, सत्यापन। ये 5 चरण है। पहला विचार अनुकूरण, दूसरा विचार चिंतन, विचार चिंतन, तीसरा उद्भावन, प्रदीपन, चौथा क्या है, प्रदीपन, और 5वां सत्यापन। अब देखिए विचार अंकुरण कैसे होता है। विचार मान्यता के लिए उनके बीज बोने का चरण है। सबसे पहले क्या है, बीज बोने का चरण है। विचार अंकुरण जो है बीज बोने का कार्य करता है, बीज बोने का कार्य। नेक्स्ट है विचार चिंतन, ज्ञान तर्क संगतता से के लिए सचेत खोज करना। विचार चिंतन करके जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, आविष्कारक होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञान तर्क संगतता से सभी चीजों को क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, हर एक एंगल से उसको क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद है उद्भवन, इंक्लूविशन, जानकारी कल्पना के लिए अवचेतन आकलन करना। उसको क्या करना, आकलन करना, जानकारी कल्पना को क्या करना, आकलन करना। उसके बाद होता है इल्यूमिनेशन, प्रदीपन, व्यवहार होने रूप, व्यवहार है होने के रूप में विचार की मान्यता स्थापित करना, और सत्यापन, ज्ञान के प्रयोग कर, उपयोग कर उसे क्या करना, वेरीफाई करना, उसको साबित करना। तो ये 5 चरण होते हैं, विचार अंकुरण, विचार चिंतन, उद्भवन, और प्रदीपन, और सत्यापन। तो इसे नोट कर लीजिएगा, विचार अंकुरण, विचार चिंतन, उद्भवन, प्रदीपन, और सत्यापन। सबसे पहले किसी बात को अगर आपको मन में आए कि आज हमें कुछ बनाना है, तो बनाने के लिए पहले विचार में अंकुरित होता है, फिर चिंतन आता है, उसके लिए क्या क्या खोज करना है, सचेत होते हैं, उद्भवन, फिर कल्पना करते हैं, अवचेतन आकलन करते हैं क्या क्या चीजें लगेगा,
प्रदीपन उसको व्यावहारिक रूप से क्या करते हैं, स्थापित करने का कार्य करते हैं, आटा गूंथते हैं, क्या क्या जो भी करें, फिर सत्यापित करना, उसको बनाकर दिखाते हैं। तो ये 5 चरण आपके सामने है। नेक्स्ट है अब इसके बारे में कुछ दिया भी गया है, बताते हैं, देखिए क्या क्या होता है। विचार अंकुरण यह चरण का पहला प्रक्रिया है या प्रथम प्रक्रिया है। यह क्या है, पहली प्रक्रिया है या प्रथम प्रक्रिया कहेंगे इसको। आइडिया जर्मिनेशन, परंतु यह चरण एक किसान की तरह आयोजित नहीं है, किसान की तरह आयोजित नहीं, जिसे किसान विकसित करता है, अपितु यह प्राकृतिक बीज को बिखाकर अधिक होता है, बिखर कर। जब हवा द्वारा बिखरे हुए फूलों से बीज उपजाऊ जमीन लेते हैं, विचार को कैसे कहाँ अंकुरन होता है, यही सही रूप बताया नहीं जा सकता, परंतु यह आवश्यक कहा जा सकता है कि अधिकांश सृजनशील विचार किसी विशिष्ट समस्या या क्षेत्र में के बारे में व्यक्ति की जिज्ञासा का परिणाम स्वरूप है। सबसे पहले आते हैं हम लोग विचार चिंतन, प्रिपरेशन। एक बार जिज्ञासा बीज के विचार के रूप में लेने लगता है तो रचनात्मक लोग उत्तर के लिए एक सचेत खोज शुरू करते हैं। यदि एक ऐसी समस्या जिसे वे हल करने की कोशिश कर रहे हो, किसी बात को या किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, हल करने के लिए कोशिश कर रहे हो, एक बौद्धिक यात्रा शुरू करते हैं और समस्या के बारे में दूसरे ने इसे हल करने के कैसे प्रयास करें किए, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब जैसे किसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से वो इसका हल किया है, तो इसे हल करने को कैसे प्रयास किए हैं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्यमी आविष्कारक प्रयोगशाला में प्रयोग स्थापित करते हैं, डिजाइनर इंजीनियरिंग के नए उत्पाद पर विचार शुरू करते हैं और विपणक जो होता है उपयोग उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेगा। उद्भावन सेकंड नंबर जो है, व्यक्ति कभी कभी किसी बात को, किसी विचार पर गहन ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान एकाग्रित हो जाता है, गहन ध्यान केंद्रित होता है, गहन ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु अधिकतर वे बिना किसी इरादे के विचारों को विकसित करने की अनुमति देते हैं। हम सभी जीनियस के शानदार अचानक और उत्पन्न विचारों के बारे में सुना है। महान विचार अंतर्दृष्टि के बादलों से आते हैं। कहता है कभी कभी ऐसा सोच आ जाता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। कहता है एक बार विचार का बीज दिमाग के जमीन पकड़ लेता है तो उसके पर्याप्त जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। उद्यमी अवचेतन मन से जानकारी एकत्रित करने के लिए समय देता है। कहने का अर्थ है कि ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में सोचता है। प्रदीपन चौथा चरण यह है, तब आता है जब विचार यथार्थवादी सृजन के रूप में पुनरुत्थान करता है। रचनात्मक लोग सामान्यतः विचार चिंतन के उद्भवन चक्रों से गुजरते हैं और विचार पूर्ण अर्थ के खोजने की कोशिश करता है।
कहता है कि विफल रहता है और उत्प्रेरक के रूप में उसकी घटनाएं आगे पीछे क्या होता है, दौड़ते रहता है उसके मन में, और बार बार उसको क्या करता है, दोहराता है। तब तक दोहराया जाता है जब तक कि उसके विचारों का उचित आकार न प्राप्त हो जाए, यानी कि उसके जवाब न मिल जाए, विचार गायब न हो जाए। उसके मन में भ्रम चलते रहता है। अधिकांश विचार रचनात्मक व्यक्ति के भ्रम की दुनिया में कम व्यावहारिक होते हैं। कई बार उपयुक्त घटना से प्रदीपन हो जाता है। प्रदीपन मतलब वो खोज कर लेता है। उसके बाद आता है, लास्ट स्टेज आता है सत्यापन। क्या आता है, सत्यापन। तो ये 4-5 है। कहता है एक व्यक्ति के दिमाग एक बार प्रकाशित होने पर विचार तब तक उत्तरदायी, यथार्थवादी और उपयोगी विचारों के रूप में सत्यापित न हो जाए, तब तक वह सत्यापित, यथार्थवादी, अनुपयोग अनुवाद करने के लिए उद्यमी प्रयास अवश्य करता है। सत्यापन चरण ज्ञान के उपयोग में परिष्कृत करने का विकास करता है, विकास चरण है। इस चरण के दौरान कई विचार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है कि रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, वे असंभव साबित होते हैं और कम मूल्य रखते हैं। सामान्यतः जो विचार अच्छे होते हैं वे विकसित हो जाते हैं, और जो विचार नहीं अच्छे होते हैं वो क्या होते हैं, अविकसित रह जाते हैं। उनका कोई भी नाम नहीं होता है, उनका कोई भी उद्यमी का नाम नहीं आ पाता है, उनके कंपनी का नाम नहीं आता है। कई बार आविष्कारकों को कठोर निष्कर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। जब वो अपने उत्पादकों को पेटेंट कराना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आविष्कार पहले से ही पंजीकृत था। अब पुराने आविष्कार किए और अच्छे से मेहनत भी किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो पहले से ही पेटेंट हो चुका है, ये पहले ही आ चुका है, और इस कारण से वो क्या होता है, उनका मेहनत बेकार चला जाता है। उनको करते करते आ जाता है नया चीज। विचार सृजन गतिविधि का पहला कदम था। इस चरण में कई नवीन विचारों का विकास होता है। अप्रयोगात्मक, व्यावहारिक, अव्यावहारिक विचार को छोड़ दी, अधिक से अधिक उपलब्ध संसाधनों नियोजित किए जाते हैं, उन सभी से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। न वो निवेश अवसर, तीसरा नंबर है ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज। ये अवसर नए उत्पाद, नई तकनीक और नए क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करता है। कहता है नवोन्मेष, नवोन्मेष अवसर जो है, ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी, ये अवसर नए उत्पाद, नए तकनीक, नए क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करता है, नए मौलिक विचारों का सृजन करता है। ये अवसर नए उत्पाद, नए तकनीक से, नए नए टेक्नोलॉजी से, नए क्षेत्रों में भी, नए क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पहले तो कोई आया होगा जो मोबाइल बनाया होगा, तो नए नए क्षेत्र, नई क्षेत्रों को ढूंढना, ये भी कार्य करता है, और नया अवसर प्राप्त करना। अब जियो आया, पहले तो बहुत सारी सिम थी, लेकिन जियो आया तो इतना ज्यादा चला कि उसको कितना शेयर बन गया, मार्केटिंग, और इतना फायदा बनाया, फायदा हुआ उस कंपनी को।
तो ये अवसर नए तकनीक, नए क्षेत्र को लाया, नए माध्यम से लाया, नए मौलिक विचारों का वो सृजन किया, तब तो इतना आगे बढ़ा। नवेश या ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी व्यवसाय की संरचना, राजनीतिक रणनीतियां, स्वरूप को पूरी तरह से बदल लेता है। इससे इसमें जोखिम की मात्रा सर्वाधिक होती है। जोखिम की मात्रा क्या होता है? सर्वाधिक होती है। डूबने की भी जोखिम की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होता है नए बिजनेस में, नए मौलिक विचारों में। तथा सफलता की सूरत में इस उद्यमी को लाभ भी सर्वाधिक हो सकता है। अगर नया चीज डेवलप हो गया तो इसमें लाभ भी बहुत ज्यादा होगा। व्यापारिक विचार खोजने के एवं चुनने के निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, शामिल है व्यवसायिक विचारों का सृजन करना, विचारों एवं अध्ययन का विकास, सबसे अच्छे विचार का चयन तथा विचारों का सृजन के स्रोत जो है सबसे पहले क्या है? उपभोक्ता। क्या है? उपभोक्ता। तथा नए नया उद्यम अथवा मौजूदा संगठन में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को लगातार अपडेट देखना पड़ता है कि उत्पादक को, उपभोक्ता को क्या क्या, कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए, उपभोक्ता को क्या चाहिए। अब हमें अभी प्लास्टिक अभी बंद कर दिया गया है, तो इसके जगह पर क्या आना चाहिए? इसका ख्याल कौन रखेगा? कंपनी रखेगा, और उसके जगह पर कुछ ऐसा चीज लाएगा, थैला लाएगा, कपड़े का थैला लाएगा, जो कि क्या करेगा? अपडेट करेगा, वही देगा। प्लास्टिक को क्या करेगा? पूरी मार्केट से खत्म कर देगा। तो इन बातों को ध्यान रखता है, कहता है क्योंकि उपभोक्ता किसी भी व्यवसाय के बुनियादी मुखिया होते हैं। उपभोक्ता जो होता है वही तो चलाता है बिजनेस को। उपभोक्ता से ही किसी व्यवसाय का अस्तित्व होता है। उसका अस्तित्व जो होता है वो किससे होता है? उपभोक्ता से। अगर उपभोक्ता इस चीज को पसंद नहीं करेगा तो क्या? वो सामान नहीं बिक्री होगा, उसकी कंपनी नहीं होगी। उपभोक्ता के साथ बातचीत एवं उनकी प्रतिक्रिया पर लगातार निगरानी रखना उद्यमी का एक नया अवसरों का स्रोत होते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर नारियल का तेल की शीशी का पैकेजिंग का बदला उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार किया गया, शीशी की पैकेजिंग का बदलाव उपभोक्ता के अनुसार किया गया हो, बॉल पेन के बदले जेल पेन, जेल पेन आया है ना, जेल पेन जिसको कहते हैं। लकड़ी की फर्नीचर के बदले पीवीसी के दरवाजे से, ऐसे कई बड़े वस्तुओं का सृजन उपभोक्ता की जरूरत को समझकर उत्पन्न हुए हैं। ये कंज्यूमर को देखते हुए, कंज्यूमर के मांग के कि टूटे नहीं, इस तरह के क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके जगह पर क्या आना चाहिए, इन बातों को क्या रखा जाता है? ध्यान रखना। तो कंज्यूमर क्या होता है? बुनियादी, क्या होता है? बुनियादी, देखिए, बुनियादी मुखिया होता है। व्यवसाय का बुनियादी मुखिया होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? उपभोक्ता जो होता है क्या होता है? बुनियादी मुखिया होता है, और उपभोक्ता को लगातार उसके आवश्यकताओं को अप से अपडेट रहना चाहिए। उद्यमी को क्या रहना चाहिए? अपडेट रहना चाहिए, हमेशा जानकारी रखना चाहिए। उसके शिकायतों को, प्रॉब्लम को अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। गुणात्मक आंकड़ों तक पहुंचा जा सकता है। शुरुआत में सीमित संख्या में उपभोक्ता और उत्पादों का लक्षित अनुभाग के सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं, ताकि एक उद्यमी को उत्पादन की सीमा को सीमित कर सके, और उपभोक्ता सर्वेक्षण से उपलब्धता, बाजार की प्रतिस्पर्धा, उत्पादों की लोकप्रियता को वो जान सके। आंकड़ा को वो जानता है,
कि इसे हमारे चीजों को पसंद कर रहा है, नहीं पसंद कर रहा है, उपभोक्ता की उम्मीदों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखता है तभी वो आगे बढ़ता है। मौजूदा कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पादन, प्रतिस्पर्धा, बाजार क्षेत्र, मांग, स्वरूप, मूल्य रुझान आदि व्यापार का व्यापक अवलोकन करने में मददगार होते हैं। मौजूदा कंपनी के आंकड़े यह भी दर्शाता है कि व्यवसाय में कौन सा सबसे लाभदायक स्रोत है। कौन सा सबसे लाभदायक स्रोत है, सोर्स है। उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण का रुझान क्या है। उपलब्ध आंकड़ों का मूल्यांकन से, जैसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, छपे सूची पत्र आदि को देखकर वो पता लगाता है, अनुसार मुनाफे को पता लगता है। अन्य देशों का विकास, कहता है अन्य देशों का उस रोजगार में, उस चीजों में, फैशन आदि के अध्ययन, विचार सृजन करना और साबित करना कई सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट होता है कि विकसित देशों में आज प्रचलित है, वह विकासशील देशों में कल प्रचलन में आएगा। विकसित देशों में पहले आ जाता है और विकासशील देशों में बाद में आता है। और बहुत सारे ऐसा चीज है, जैसे हमारे यहाँ ही बहुत सारे जो मोबाइल की सामग्रियां हैं, वो कहाँ से आता है, दूसरे दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करता है और यहाँ बनाया जाता है। बहुत सारे चीज हैं, कल प्रचलन में आएगा। और नया जो फीचर्स आता है वो विभिन्न देशों में आ जाता है और उसके बाद विकासशील देशों में आता है। उद्यमी को चाहिए कि यह विकसित देशों से चल रहे बाजार विकास की निगरानी रखना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए और उसके बाजार को नए उत्पादन सेवाओं के तकनीकी और प्रक्रिया के रुझान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मौजूदा उत्पादन और सेवाएं, मौजूदा आवश्यकताओं को विस्तृत मूल्यांकन एवं विश्लेषण के लिए नए क्षेत्रों एवं नए व्यापार विचार उत्पन्न होते हैं। वे उत्पादन और उपभोक्ता के विशिष्ट लाभ देते हैं। और क्या करते हैं, मूल्यांकन के साथ उत्पादन होना चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए कि सामान को लोकप्रियता है या नहीं है, मार्केट में कितना ये जा सकता है। अगर इतना ज्यादा मात्रा में बना दें और अगर बिक्री ना हो तो उससे क्या होगा, हानि हो जाएगी। तो इन सभी बातों का मूल्यांकन के साथ उत्पाद करना चाहिए। चौथा था, अब देखिए फिफ्थ नंबर, पांचवा, प्रतिस्थापना। क्या है, प्रतिस्थापना। कई बार ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से नए प्रतिस्थापन माल की खोज की जाती है। कच्चे माल की कमी, आयात निर्भर माल की कमी, ऐसे पुर्जे एवं अन्य जो किसी भी बौद्धिक संपत्ति है आदि परिस्थितियों का प्रतिस्थापन करने को प्रेरित करता है। भारत जैसे विकासशील देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रतिस्थापन कार्य नए नए विचारों को जन्म दिए हैं, जिसके कारण कई नए उपकरण, नए पुर्जे, नए माल आदि का इस्तेमाल बाखूबी से प्रयोग में लाया गया। मध्यस्थता एवं मिडिल में, कहते हैं मध्यस्थता या मिडिल विभिन्न श्रेणियों के कई लाभदायक विचार को उत्पन्न के मदद करते हैं। जैसे ठेकेदार का मध्यस्थता, मूल्य श्रृंखला का मध्यस्थता, ये बाजार एवं उपभोक्ताओं को सीधे संपर्क में होते हैं
और ये विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे उत्पादन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, संचयन, संभालना, स्टोरेज और हेडिंग से जुड़े होते हैं। ऐसे कई विचारों का सृजन एवं चयन के में उद्यमी का व्यवहारिक रूप से सहायता करते हैं। तो आज इतना ही, इसके आगे अगले क्लास में बताएंगे। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी परेशानी हो। और जब वीडियो नहीं चलता हो तो कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है आपके पास। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क चला जाता है और पता नहीं चलता है, तो कॉल कीजिएगा या चैट बॉक्स में आप सेंड कीजिएगा। आप मेरे नंबर पर हाय लिखकर भेजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए, ठीक है, भेज देंगे। 620